जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए क्लास के अंदर, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। जुड़ जाइए एक बार। आप सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन यूजीसी नेट हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। ये अपने आप यहाँ पर हमारे स्टूडेंट के लिए पॉइंट टू पॉइंट फैक्टर। हाँ, वो क्लियर। एक मिनट में आइए। सिंगल चंपा, हेलो बहन। एक बार आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिए, दोबारा से शायद क्लियर हो जाए। अंजलि, आप वापस जाकर एक बार इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेना, वो हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए, सब कुछ क्लियर है ना? सब कुछ ओके ना? अरे यार, ये क्या इशू आ गया इसमें। वेट करो भाई, 2 मिनट वेट करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। वेट करो थोड़ा। संदीप, वेट करो, ये अपने आप ठीक होगा। नेटवर्क क्लियर हो रही है, नेटवर्क जब अपने आप क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा ये। वेट करो, ये अपने आप ही ठीक होगा। धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब तक जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहती है। आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, यहाँ पर छोटे छोटे डलते हैं तो आपकी पॉइंट टू पॉइंट नजर फैक्ट। फिलोफोन पर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों क्लासेस है। इसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट क्या, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 1 लाइन पे करना रहता है। अगर पेपर सेकंड परचेज करते हैं तो उसके लिए भी आपको 1 लाइन पे करना रहता है। आप होम लेते हो तो आपको 2 लाइन पे करने रहते हैं। आप वीआई के 10 कूपन कोड यूज कर लीजिए।
तो आपको 10% ऑफ मिलेगा के हर बैच पर। इसमें आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके रहते हैं। इस पर पता नहीं। चलो, जिसकी भी पीपीटी ब्लर है एक बार उसको दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा से हो जाएगा ये। कमेंट करना एक बार। वॉइस एंड वीडियो, ऑडियो एंड वॉइस आपके लिए क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। तो शुरू करते हैं। गांधी युग हमारा शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? गांधी युग हमारा आज से शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869 है। इनका जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात था। इसके साथ उनके माता पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह बहुत ही पूर्व, इनका विवाह बहुत जल्दी हो गया था। मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। लेकिन इनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रकाश, सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। प्रयोग एक्सपेरिमेंटल, नॉट क्लियर भाई, फिर से हो गया। नहीं अभी तो क्लियर चल रहा है अंजलि, यहाँ पर तो क्लियर है। एक बार रिफ्रेश करके चला लो अंजलि, दोबारा हो जाएगा वो, ठीक है। बट यहाँ से क्लियर चल रहा है। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ इनकी शादी हो जाती है। लेकिन सत्य के साथ मेरा प्रयोग में जो इनकी रचना है उसमें कहते हैं कि कस्तूरबा से पहले भी मेरी जिंदगी में कोई महिला थी। क्या कहते हैं? कि कस्तूरबा से पहले भी मेरी जिंदगी में कोई महिला थी जिसके साथ मेरी शादी 9 वर्ष की आयु में हुई थी। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद किसके साथ शादी होती है? 13 वर्ष की, किसके साथ? कस्तूरबा के साथ इसकी शादी हो जाती है। इनकी 4 संतानें थी, 4 इनके पुत्र थे। पहला हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। 5वां पुत्र इन्होंने अपना अपना 5वां पुत्र किसे माना था? जमुना लाल बजाज को, जमुना लाल बजाज को माना था। क्या माना था? अपने 5वें पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। अंजलि मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपके पास क्लियर है या नहीं, एक बार मुझे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास स्क्रीन चल रही है वो क्लियर चल रही है, ऑडियो एंड वीडियो भी क्लियर है। सुबह वीडियो क्लियर है तो ऑडियो भी क्लियर होगा ही।
महात्मा गांधी जी ने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन में रहकर पूरी की। वहां 1889 से लेकर 1891 तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहां पर रहे? वहां पर उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद राजकोट, मुंबई में वकालत की। राजकोट, मुंबई में वकालत की। ठीक है, वकालत कहां पर की? राजकोट, मुंबई में। लेकिन यहाँ पर सफलता इन्हें नहीं मिली, तो यहाँ से क्या कहां चले जाएंगे? 1893 में, जिसमें एनी बेसेंट भारत के अंदर आई थी। उस समय 1893 को ये कहां पर चले जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और 1893 को ही कौन? स्वामी विवेकानंद जी कहां पर जाते हैं? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में जाते हैं। Mahatma Gandhi's date of birth was 2nd October 1869 and place Porbandar, Gujarat. His father's name was Mohandas Karamchand Gandhi and mother's name was Putli Bai. He was also married very early, and at the age of just 13, he was married to Kasturba Bai Gandhi. Mahatma Gandhi did his further education by staying in Britain, and he stayed there for 1889 to 1891 to get education, and there he got the education of the barrister from England. 1891 में इंग्लैंड से बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह भारत वापस लौटे। अब उन्हें कल वकालत करनी थी। तभी इसी समय 1892 में उन्हें एक मुस्लिम व्यापारी, ठीक है, अब्दुल्ला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का प्रस्ताव आया। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 1893 में कहां पर चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहां पर चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1891 he returned to India after receiving barrister education from England, and now he had to practice law manual. While in 1892 he got an offer from a Muslim businessman Dada Abdullah to practice law in South Africa, and he accepted this offer. ठीक है जली, अब अच्छे से वो करो। ठीक है, अब क्या हो गए? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, यानी निमंत्रण पत्र कब मिला? 1892 में। जाएंगे कब? 1893 में। तो मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, और वहां जाने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों में भेद किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है। वो घटना क्या होती है? क्या घटना होती है भाई? ये जा रहे थे डरबन से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया ये जा रहे थे। तो रास्ते में एक ट्रेन थी, एक रेलवे स्टेशन आता है मेरिट्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन आता है, और वहां पर रेलवे स्टेशन के क्या है, ये क्या कर रहे थे? ये फर्स्ट क्लास के अंदर एसी कोच में बैठकर यात्रा कर रहे थे। तो एसी कोच में जब ये बैठे थे तो इनको अंग्रेजों ने क्या किया था? इन्हें अंग्रेजों ने गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। कौन से रेलवे स्टेशन पर? मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। और इसे मेरिट्सबर्ग कांड की संज्ञा दी जाती है। और इसी घटना से क्या हो जाते हैं? महात्मा गांधी जी का एक जिंदगी के अंदर एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है, और एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है महात्मा गांधी जी के जीवन में। Mahatma Gandhi ji in South Africa, after accepting the proposal of Muslim businessman Dada Abdullah, Gandhi ji went to South Africa in 1893, and after going there, he had to face many challenges. There he saw that there was discrimination between white people and black people.
An incident occurs in Gandhi's life in South Africa, which proved to be a turning point in this life. वह घटना थी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबन स्टेशन से प्रिटोरिया स्टेशन तक एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस ट्रेन की प्रथम श्रेणी की यात्रा के दौरान गांधी जी को रंग भेद के चलते बीच में यात्रा के पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया जाने की घटना के को रेल कांड या फिर मेरिट्सबर्ग कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बाद गांधी जी द्वारा रंग भेद की प्रथा को तोड़ने का प्रण ले लिया गया था। क्लियर भाई? कमेंट कीजिए एक बार, समझ में आया? The incident was that when Gandhiji was traveling by train from Durban station to Pretoria station in South Africa, during the first class journey of the train, Gandhi was deboarded from the train at Pietermaritzburg station in the middle of the journey due to apartheid was given. The incident of throwing Gandhiji down from the train by the British authorities is also known as the railway incident. And after this incident, Gandhiji had vowed to break the practice of apartheid. वो इस रंग भेद को क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे। अब कुछ घटनाएं हैं जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई। 1894 में क्या किया था गांधी जी द्वारा? दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस के नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। यानी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी दक्षिण अफ्रीका में। 1903 में क्या किया गया था? इसके बाद 1903 में गांधी जी द्वारा दक्षिण इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशित किया गया था। 1904 में इसके बाद एक वर्ष बाद 1904 में यानी 1900 देखो पहले 1894 फिर 1903 फिर 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। किसकी शुरुआत की थी? फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की थी। 1906 में 1904 के बाद 1906 में गांधी जी द्वारा जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट मिलता है 1917 का चंपारण आंदोलन, 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल और 1918 के आसपास ही हुआ था कौन सा था वो? हाँ, खेड़ा आंदोलन। और 1906 में मिलता है दक्षिण अफ्रीका के। आपको ये नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ ये डेट मिलेगी, ठीक है? 1917, 1918 और 1919 और एज्यूम कर लेना 1919 और 1906। कुछ बच्चे चंपारण को ही क्या मान लेते हैं? जैसे जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी उसको इसका फर्स्ट सत्याग्रह मान लेते हैं। फिर कुछ बच्चों ने अच्छी तरीके से हिस्ट्री पढ़ी होती है तो वो कर लेते हैं 1917 तक। जिनको कुछ अच्छे तरीके से कुछ पढ़ा हुआ होता है तो चले जाते हैं 1917। लेकिन जिस बच्चे ने पूरा डीपली से पढ़ा होता है तो उनको पता है कि 1906 के अंदर पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चला गया था महात्मा गांधी जी। भारत में पहला सत्याग्रह 1917 के अंदर चला गया था चंपारण आंदोलन। ठीक है? 1909। इसके बाद 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। महात्मा गांधी जी की भारत वापसी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी दोबारा 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। इस दिन को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत वापस आने के क्रम में उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में वह गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। इसके बाद गुजरात में 1916 में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? गुजरात में 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। जनवरी 1915 में भाई कब आई है? 9 जनवरी
1915 को क्या हुए, ये वापिस आए बम्बई। कहां पर आए ये आए बम्बई। बम्बई वापस भारत की धरती पर आई। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 25 मई 1915। इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, ठीक है। और उसके बाद 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, साबरमती आश्रम रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, साबरमती आश्रम इसका नाम रख दिया। गोपाल कृष्ण गोखले से भारतीय ज्यादा प्रभावित हुए थे और भारत का भ्रमण इन्होंने क्या किया था, भारत का भ्रमण कर राष्ट्रीय राजनीति की तत्कालीन स्थितियों के बारे में जाना था। 1917 में इसका नाम क्या रखा गया, साबरमती आश्रम रखा गया था। ठीक है, तो 1917 कर लेना इसको। महात्मा गांधी जी रिटर्न ऑफ टू इंडिया। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 9 जनवरी 1915. This day is also celebrated every year in India's Immigrant Day. While coming back to India, he tried to understand the background and political situation of India, and in this sequence, he was greatly influenced by Gopal Krishna Gokhale, Gokhale ji, and accept him as his guru. After this, Sabarmati Ashram was established by Gandhi ji in Gujarat 1917. ठीक है, और कुछ डेटों में आपको कुछ बुक्स के अंदर आपको 1916 भी मिलेगा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तब उसमें दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, दुनिया में प्रथम युद्ध चल रहा था, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता कराने की नीति को बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेज भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करें। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय अंग्रेजी सेना में भर्ती हो सके। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था। क्या कहा था, भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था। When Gandhiji returned to India from South Africa, the First World War was going on the world. At that time, Gandhiji had promoted the policy of helping the British in the World War, so that the British also become lieutenant on the condition and demands of the Indians behave. लिनेट जो कर रहे हैं, जो बिकम क्या कहोगे इससे, वो लिनेट हो जाएंगे, उसके प्रति क्या करेंगे, आदर भाव दिखाएंगे। इन दिस सीक्वेंस गांधी जी हैड इनक्योर्ड, क्या कर रहे थे, इनक्योर्ड कर रहे थे इंडियंस टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी टू हेल्प द ब्रिटिश इन द वर्ल्ड वॉर, सो that more and more Indians could join the British army. In view of this, Indians at that time addressed Gandhiji as a recruitment sergeant. रेखा, गुड इवनिंग बहन। इस क्रम में गांधी जी को कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेना शुरू हो गया था और वे भारत के राजनीतिक बिंदुओं से भी जुड़ गए थे। इन दिस सीक्वेंस गांधी जी आल्सो स्टार्टेड participating in the Congress session
and he also got associated with this political issue of the India. अब गांधी युग शुरू हो जाता है 1917 से लेकर 1947 तक। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, वह गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया कि वहां 3 कठिया प्रणाली चल रही है। गांधी जी को जानकारी दी कि 3 कठिया प्रणाली होती क्या है। ठीक है, चंपारण चलने को कहा और वहां के किसानों की स्थिति के ऊपर कुछ कदम उठाने की मांग की। 3 कठिया प्रणाली में किसानों को 20 कट्टे की भूमि में 3 कट्टे की भूमि पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। नील की जो खेती होती थी ना, नील की खेती सबसे उपजाऊ भूमि पर तो होती थी और इसकी जड़ें क्या थी, गहरी होती थी। और एक बार अगर नील की खेती कर ली तो आने वाले कुछ समय तक कोई फसल नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता, अकाल की स्थिति इससे पैदा होने शुरू हो चुकी थी। इसलिए वहां के जो किसान थे वो नील की खेती का विरोध कर रहे थे। In 1917, a local leader of Champaran, Bihar, named Rajkumar Shukla, met Gandhiji and told him about the situation in Champaran, Bihar, and informed Gandhiji about the 3 Kathiya system there. And Gandhiji asked him to return to Champaran, asked to go and demanded to take some step on the condition of the farmers there. In 3 Kathiya system, it was mandatory for the farmers to cultivate indigo on 3 katta land out of 20 कट्टा लैंड में, यानी 20 कट्टा जिस पे लैंड है तो उसमें से 3 कट्टा लैंड के ऊपर क्या करना होगा, नील की खेती, इंडिगो की खेती करनी होगी। जिन किसानों को भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती थी उसी 3 कट्टों को भूमि पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी और नील की फसलों की जड़ें बहुत लंबी होती थी जिससे वह उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचाती थी। इसलिए किसान इस 3 कट्ठिया प्रणाली से बहुत दुखी थे। Farmers had to cultivate indigo on the same 3 katta land whose land was most fertile, and indigo crops had very long roots due to which they damaged the fertile land. Hence the farmers used this 3 katta system was very sad. चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर हुआ था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर स्वीकार किया और चंपारण बिहार के लिए चल गए। वहां उन्होंने किसानों की बुरी हालत पर दृष्टि डाली और उनकी तकलीफ के समझते हुए इस 3 कट्ठिया प्रणाली के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध 1917 में भारत में अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि इस 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ करों को भी 25% से तक कम कर दिया गया। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। चंपारण सत्याग्रह 1917, Gandhiji accepted the invitation of Rajkumar Shukla and he went to Champaran, Bihar, and there he looked at the bad condition of the farmers and understanding their plight. He protested against the British in India in 1917 against this 3 Kathiya system, started his first satyagraha, which is known as Champaran Satyagraha. The result of this Champaran system satyagraha was that this 3 Kathiya system was abolished and along with it, the taxes were also reduced by 25%. This was one of the major movements of Gandhi ji. ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में पहचान मिलने शुरू हो गई थी। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और उसके बाद महात्मा गांधी ने उन्हें गुरु बुलाया था। क्या बुलाया था? ठीक है, महात्मा गांधी को किस नाम से बुलाया जाने लगा? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? गुरु की उपाधि दी थी। तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको चीजें समझ में आ रही है?
This Champaran Satyagraha proved to be Gandhiji's first victory in India and also opened the door of Gandhiji to become a great leader India in future. After this Satyagraha, Gandhiji was given the title of Mahatma by Rabindranath Tagore, and since then he started being called Mahatma Gandhi. अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। अहमदाबाद की मिल मजदूरों के अधिकारों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे और हितों में होने वाली योजनाओं पर रुकावट में डाली जा रही थी। इसके विरुद्ध गांधी जी ने मिल के मजदूरों के साथ प्रथम बार भूख हड़ताल की नीति को अपनाया था। इस भूख हड़ताल के परिणाम गांधी जी के पक्ष में आया था। गांधी जी क्या हुआ था, भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल थी 1918 में। Ahmedabad Mill Workers Movement 1918। After the Champaran Satyagraha in 1918, Gandhiji met the textile mill workers of Ahmedabad and understood their problems. Autocrats were being committed on the rights of the mill workers of Ahmedabad, and even the schemes meant for their welfare were beginning absurd. In protest against this, Gandhiji had adopted the policy of the hunger strike for the first time with the mill workers, and the result of this hunger strike was in a favor of Mahatma Gandhi. खेड़ा आंदोलन 1918। ठीक है, वहां पर 1919 लिखा गया है, खेड़ा आंदोलन जो 1918 ही है। ठीक है, इसके बाद उसी वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचारों के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। यहाँ पर आंदोलन में उनका साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अनेक कार्य, उनके कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित रहे थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। खेड़ा मूवमेंट 1918। After this, in the same year, in 1918, Gandhiji had organized a movement against the British against the atrocious beings committed against the farmers in Kheda, Gujarat. Here, taxes were beginning collected from farmers even after their crops were destroyed. Her Sardar Vallabhbhai Patel supported him in the movement. Gandhi was very famous in India for his work done in South Africa, and after getting success in these movements too, he started being seen as a big leader in India. खिलाफत आंदोलन 1919 और 1922 तक। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों को गुरु माना जा रहा था। भाई तुर्की के जो खलीफा थे उसे क्या माना जाता था, मुस्लिमों का गुरु माना जाता था। सारे मुस्लिम। वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट हो जाओ भाई, पता नहीं क्या तो हो जाएगा, हो जाएगा, 2 मिनट हो जाओ।
वेट करो भाई, 2 मिनट हो जाएगा ये, ठीक। मैं सोच रहा था आज क्लास कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल आप रेस्ट कर लेना और फिर मंडे से आपका रिवीजन शुरू कर देंगे, परसों से। लेकिन क्या करें, होने को कुछ और ही मंजूर होता है। एक बार बैक करके ज्वाइन करो सभी। चलो हो गया, अब ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का गुरु माना जाता था, और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेजों को उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन में सहयोग किया, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। खलीफा मूवमेंट 1919 1920-22। At the time of Khalifa of Turkey was considered the guru of the Muslim all over the world, and he was being ill-treated by the British, and due to this ill-treatment of the British, the Muslim in India started the Khalifa movement against the British. Gandhiji also cooperated in this movement because he wanted to include the Muslim of India in the national movement against the British. प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इसे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया, और गांधी जी ने इसे खिलाफत से असहयोग आंदोलन में बदल दिया, असहयोग आंदोलन में बदल दिया। Internally, this movement was being led by these Ali brothers, but later the leadership of this Khalifa movement was given to Gandhi ji. असहयोग आंदोलन 1920। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब खिलाफत आंदोलन के साथ में ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोल्ट एक्ट को भारत में लाया गया, परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसे गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा पर कि गांधी जी ने भारत को विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेजों ने उनको शामिल किया, प्रोत्साहन दिया उनको अंग्रेजों में शामिल होने के लिए, लेकिन फिर भी विश्व युद्ध के बाद उनके लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए थे। तब रोल्ट एक्ट के विरुद्ध बहुत से लोगों ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा और से जनरल डायर द्वारा भारतीयों को नरसंहार किया गया था, और 1939 में जनरल डायर को उधम सिंह मारता है। कौन मारता है? शहीद उधम सिंह ब्रिटेन में जाकर ही मार देता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। When the World War ended in 1918, the Rolt Act was brought to India by the Britain in 1919 during the Khilafat movement, but there was nothing good for Indians in the act. Gandhiji and the people of the India were thinking, because as we discussed about the Gandhiji was encouraged Indians to joining the British army to help the British in the World War, so that after the World War the British would take some good steps for India, but nothing like this happened. Then many people had gathered in Jallianwala Bagh to promote against the Rolt Act.
where Indians were massacred by General Dyer on the behalf of the British. आप जलियांवाला बाग के अंदर जाके देखना भाई, बड़ी देखने की चीज है। इसके अंदर शहीद उधम सिंह की अस्थियां हैं, सैफुद्दीन किचलू जी के अवशेष हैं यहाँ पर, जैसे उनके द्वारा जो कोई चीजें यूज की गई है वो रखी हुई है यहाँ पर। और अलग अलग गैलरीज हैं। जब आप उन गैलरीज के अंदर एंटर करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हम सिर्फ जलियांवाला बाग को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। फायरिंग के निशान वहां पर अभी तक भी बने हुए हैं। बड़ा अच्छा नजारा है वहां पर देखने का। पास में ही गुरुद्वारा टेम्पल है, ठीक है, गुरुद्वारा टेम्पल, बागा बॉर्डर, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को। अदर अदर धार्मिक चीजें वहां पर हैं, गुरुद्वारा टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा है, और जलियांवाला बाग है, और बागा बॉर्डर है। मैं गई हूँ सर, बिल्कुल आप गए हो तो बड़ी अच्छी बात है। शहीद ज्योति वहां पर जलती रहती है। कुआं आज भी वहां पर ऐसे ही ऐसे रखा गया है जिसमें लोग कूद गए थे जान के मारे। देखना, आप जब रेखा वहां पर गए थे तो एक भीड़ी सी गली है, सिर्फ 2 बाई 2 की, उससे ज्यादा नहीं होगी, 2 फुट की चौड़ाई नहीं होगी उससे ज्यादा उस गली की। उस गली से एक जो जनरल डायर था ना, वैसे तो बंकर लेकर आया था हथियारों का, ठीक है, एक जकीरा अपने साथ पूरा का पूरा हथियारों का लेकर आया था, लेकिन वो सकरी गली थी, उस सकरी गली से अंदर नहीं जा पाया, तो उसने अपने हथियार बंद सैनिकों को अंदर एंट्री करवाई और बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी को मौका दिए बाहर जाने का, एकदम फायरिंग के आदेश दे दिए। हड़बड़ी में जब लोग वहां पर मरे तो कितने ही लोग वहां पर मारे गए थे। वैसे तो ब्रिटिश सरकार तो 1000 कहती है, लेकिन जो आंकड़ा था वो अलग ही था। जनरल डायर को इसलिए इस हत्याकांड के लिए प्रोत्साहित किया गया था ब्रिटेन में। कहा गया था कि जो उसने किया वो कानून की रक्षा के लिए किया, ब्रिटेन का जो कानून है उसकी रक्षा के लिए किया गया था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति बचते हैं, शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह उस समय बचपन में ही थे, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके मन में टीस होती गई, और उन्होंने इंग्लैंड में जाकर ही जलियांवाला बाग के जो हत्यारे थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया था, जनरल डायर को वहीं पर उन्हीं के देश में जाकर गोलियों से भून दिया था। इन सब घटना को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। उस समय गांधी जी ने कांग्रेस को अगस्त में हुए विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, उसमें इस असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें इस आंदोलन को अस्वीकार कर दिया गया था। परंतु बाद में ही उसी वर्ष नागपुर अधिवेशन में जो दिसंबर में आयोजित किया गया था, उसमें इस असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, कोई भी पूछे तो आपको पूछे तो कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। प्रारंभ में जिन नेताओं ने इस आंदोलन को अस्वीकार नहीं किया था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया भाई, कुछ नेता थे जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट। लेकिन बाद में चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने इस आंदोलन को स्वीकार किया, परंतु एनी बेसेंट द्वारा असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा गया। क्या कहा? मूर्खतापूर्ण विरोध इसने कहा था। धीरे धीरे आंदोलन बहुत बड़ा होता चला गया, और बाद के कई बड़े नेता इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे। Internally, the leaders who did not accept this movement were Chittaranjan Das, Motilal Nehru, Annie Besant, etc. Later, Chittaranjan Das and Motilal Nehru accepted this movement, but this non-cooperation movement was called stupid protests by Annie Besant. Gradually, this movement became many big leaders of India started in this movement. यह आंदोलन सफल होता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस आंदोलन के बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा समाप्त करना पड़ा। This movement seemed to be successful, but the midst of this movement an incident happened due to which this movement had to be ended by Gandhi ji. नो वीडियो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वीडियो चल रही है। परमदीप, वीडियो चल रही है बहन।
पीपीटी जरूर ब्लर है, लेकिन वीडियो चल रही है। तो हम इस क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से चोरा चोरी जो कांड है उससे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे आगे कल पढ़ेंगे। और कल मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, आप मॉर्निंग में क्लास चाहते हो या इवनिंग में क्लास चाहते हो। चलो, आवाज आ रही है तो अच्छी बात है। मिस्टर इंडिया हम हो चुके हैं, ठीक है। आपको सिर्फ हमारी आवाज आ रही है तो मिस्टर इंडिया हम बन चुके हैं। मॉर्निंग इवनिंग 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 मॉर्निंग मॉर्निंग। ऐसा करते हैं, मॉर्निंग में क्लास कर लेते हैं, इवनिंग में क्लास नहीं करते, या फिर इवनिंग में करें। आज ही नहीं हो पाएगा, आज ही 1922 तक आए हैं हम अभी तक। आधा हिस्सा अब इसका रहता है। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हो गए उनको हमको पढ़ना है, अगस्त आंदोलन को पढ़ना है, 1947 तक का हमको पढ़ना है। आज तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ये चलता रहता ना, ये ब्लर नहीं होता, तो ये हो जाता जल्दी, ठीक है। तो इस क्लास को हम अभी यहीं पर रोकेंगे, और इवनिंग में प्लीज सर। हाँ, वो टॉपिक भी करेंगे नाटक वाला, घबराइए मत आप। ठीक है, तो फिर मॉर्निंग में रेडी रहना, मॉर्निंग में क्लास करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में होगी क्लास। अभी आप आराम कीजिए और मॉर्निंग का वेट कीजिए। सुबह 7 बजे लाइव आ जाना, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्लास करेंगे, अभी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। नाइस क्लास, थैंक यू भाई। नाइस तो बोल ही नहीं सकते, इतना इंटरप्ट हो रहा है, इतना परेशानी आ रही है क्लास के अंदर, तो नाइस तो हम इसको नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो सुबह मिलते हैं फिर। इवनिंग में देखते हैं, अगर कोई टॉपिक बचता है तो उसको कवर करेंगे उसमें, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन हो गया, रेमपी हो गया, अलग अलग आंदोलन है कुछ छोटे छोटे, जिनसे क्वेश्चन बनता है हर बार, ठीक है। उन टॉपिक्स को हम उसमें करेंगे। लास्ट इवनिंग की क्लास जो होगी, लास्ट हमारी क्लास होगी। क्लियर हो गया सब? चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं। क्लियर हो गया तो असहयोग आंदोलन के बीच चोरा चोरी गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को वहां के ग्रामीणों ने वहां के पुलिस थाने में वहां के थानेदार को और 21 सिपाहियों को सहित थाने में बंद कर दिया, और उसके बाद थाने को आग लगा दी। कितने भाई? 22 पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। इसमें उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई, और इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखकर इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद 11 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। चोरा चोरी इंसिडेंट February 15, 92nd, amidst the non-corporation movement on February 5, 1922, in Chora Chori, Gorakhpur, the villagers were there, closed the police station along with 21 constables and then set the police station on the fire. He had the painful death in this, and after this incident, Gandhiji saw the non-corporation movement turning violent and decided to end it. After this, on February 11, 1922, it was announced to end the non-cooperation movement. परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत ही भारतीय नेताओं ने की थी। यानी जब महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को तब समाप्त किया जब वो बिल्कुल पीक पॉइंट पर था,
जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने इसकी आलोचना की थी, फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा था। इसके साथ ही कई नेता जैसे चितरंजन दास, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी ने अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सब ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि गांधी जी ठहरे अहिंसावादी, अहिंसा नहीं करेंगे, हिंसा जब भी आएगी उस आंदोलन को समाप्त कर देंगे। ठीक, तो ऐसा ही किया था गांधी जी ने। But the decision to end this non-cooperation movement was criticized by many Indian leaders like Subhash Chandra Bose. And decision is a national crisis. Along with these, many leaders like Chittaranjan Das, Lala Lajpat Rai, Motilal Nehru. But Gandhiji also stood firm on this decision and later everyone accept this decision. गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करे के सफल हो सकता था यदि इसे वापस न लिया जा सकता, लेकिन ये एक पहलू यह भी था, हो सकता है शायद इस आंदोलन को वापस न लिया जाता तो आंदोलन और ज्यादा हिंसात्मक भी हो सकता था। 1857 की क्रांति जैसे माहौल हो जाते, ठीक है, जैसे वहां पर जब ये माहौल हमने देखे थे कि शस्त्रागार लूटे गए, आपस में अंग्रेजों को मारा गया, ऐसी चीजें और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती, क्योंकि इस समय भगत सिंह भी बाहर था। ठीक है, इस समय भगत सिंह भी बाहर थे। This non-cooperation movement of Gandhiji could have been successful in achieving its goal if it had not been withdrawn. But there is also an accept that perhaps if this movement had not been withdrawn, this movement could have become a more violent. स्वराज पार्टी मार्च 1923। इसके बाद कुछ नेता ने जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी जो गांधी जी के विचारों के सहमत नहीं रखते थे, इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जाना था कि प्रांतीय क्षेत्रों में भारतीयों को भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इस स्वराज पार्टी की स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि इन प्रांतीय चुनाव के माध्यम से स्वराज पार्टी के जरिए सरकार में घुसकर अंग्रेजों की नीतियों को चुनौती दी जाए, और इसी उद्देश्य के साथ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। It was known the Government Act of India Act 1919. The Indians were also allowed to participate in the election in the provisionals area, and the purpose of the establishing this Swaraj Party was to enter the government through these provisional election through the Swaraj Party and defeated the British Swaraj Party was defeat करना है ब्रिटिश को। Swaraj Party was founded by Chittaranjan Das and Motilal Nehru with this objective to challenge the policies of India. गांधी जी और चित्तरंजन दास के मध्य 1924 में एक समझौता होता है, और जिसे हम गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी दास पैक्ट 1924 के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन से आगे करेंगे बाद में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए अब क्लास आपको समझ में आ रही थी या नहीं, इसके बाद इसको आगे करेंगे, ठीक है। ठीक है, और आपकी जो फर्स्ट पेपर की क्लास भी चली हुई है शायद, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। जीतू सर की क्लास है ना आपकी 9 बजे,
तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो भी क्लास हो चुकी है आपकी। कमेंट कीजिए एक बार आपको क्लास कैसी लगी, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। चलो, थैंक यू भाई। और इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।